हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 8 की साइंस और उसका 17 चैप्टर स्टार्स इन द सोलर सिस्टम। तो पहेली और बोझो जो हैं वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी के घर विजिट करते हैं गर्मियों की छुट्टियों में, और खाना खाने के बाद वो लोग छत पे चले जाते हैं। उस रात जो बादल थे वो आसमान में नहीं थे, तो वो बड़े हैरान होते हैं देख के कि चमकते हुए तारे उनको क्लियरली दिखाई देते हैं। ऐसा कुछ भी उन्हें सिटी के अंदर तो दिखाई देता नहीं। तो जो पहेली है वो ये सोचती है कि जो विलेज से स्काई दिखाई देता है वो कितना अलग है एज कंपेयर टू नाइट स्काई जो हमें बिग सिटीज में दिखाई देता है। तो इस पे उसके दादाजी एक्सप्लेन करते हैं कि बेटा, बड़े शहरों में क्या होता है, बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट्स होती हैं, धुआं होता है, स्मोक डस्ट होता है। इस वजह से जो आसमान है वो क्लियरली दिखाई नहीं देता। तो ये जो आसमान में आप चीजें देख रहे हो ये आपको ज्यादा क्लियरली विलेज के अंदर दिखाई देते हैं, जहां पे हवा जो है वो साफ होती है और ज्यादा पोल्यूशन नहीं होता। इनफैक्ट नाइट स्काई को देखना एक खुद में एक एंटरटेनिंग एक्सपीरियंस है, एक फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस है। अगर आप कहीं पे बैठ के टेलीस्कोप से नाइट में स्काई को ऑब्जर्व करते हो तो आपको ब्राइट लाइट स्टार्स दिखाई देते हैं, खासतौर पे जब ज्यादा क्लाउड्स ना हो। तो अगर आपने नाइट स्काई ध्यान से देखा है तो क्या आप मेरे इस सवाल का जवाब दे सकते हो कि सारी चीजें जितनी आपको आसमान में दिखाई देती हैं क्या वो सब ट्विंकल करती हैं? देखिए, जितनी सेलेस्टियल बॉडीज हैं आसमान में जो आपको दिखाई देती हैं वो सब ट्विंकल नहीं करती। कुछ स्टार्स जो हैं वो ट्विंकल करते हैं, ब्राइट आपको दिखाई देते हैं। लेकिन अगर मून की बात की जाए तो डेफिनेटली वो ट्विंकल नहीं करता। वैसे ही अगर आपको कोई प्लैनेट दिखाई दे रहा है, मॉर्निंग इवनिंग स्टार की बात करेंगे, वो भी ट्विंकल नहीं करता। रात को जो ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देता है वो मून होता है। उसके अलावा जो स्टार्स होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, मून हो गया या कोई और चीज जो स्काई के अंदर दिखाई देती है, इन सबको हम सेलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। ये सारे के सारे जो सेलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स हैं ये एक जैसे नहीं दिखाई देते। चलिए पता लगाते हैं इनके बारे में, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं मून के बारे में डिस्कशन। आपने देखा होगा कि एक टाइम होता है जब आपको मून नहीं दिखाई देता। तो मैंने इसको ऐसे याद किया हुआ है कि जब मून आपको नहीं दिखाई देता मतलब अभी बच्चा पैदा हुआ है, और जो बच्चा पैदा होता है वो बहुत छोटा होता है, ना के बराबर होता है। तो इसे हम बोलते हैं न्यू मून, जब आपको मून नहीं दिखाई देता। वैसे ही जिस दिन पूर्णमासी होती है आपको पूरा मून दिखाई देता है, उसको हम फुल मून बोलते हैं। और हर रोज जो मून है उसकी शेप चेंज होती रहती है। आपको जो टूटी हुई शेप दिखाई देती है ना मून की ऐसे, इसे हम क्रेसेंट शेप बोलते हैं। तो ये जो शेप है ये रोज चेंज होती है। क्यों चेंज होती है? क्यों मून जो है हमें एकदम से परफेक्टली राउंड नहीं दिखाई देता? देखिए, रोज मून की शेप चेंज होती है, ये भी करेक्ट है। हमें मून जो है वो राउंड सिर्फ एक दिन दिखाई देता है, जिस दिन फुल मून होता है। वो कौन सा दिन है जिस दिन हम मून नहीं देख पाते? जिस दिन आपको फुल मून दिखाई देता है ना, ऑन 15th डे आफ्टर फुल मून आपको मून विजिबल नहीं होता। तो मतलब 15 दिन का साइकिल होता है फुल मून और न्यू मून के बीच में। जब पूरा डिस्क दिखाई देता है, मैंने बता दिया, फुल मून होता है। और उसके बाद जो साइज होता है मून का वो पतला पतला होना शुरू हो जाता है। 15 डे पे वो बिल्कुल ही गायब हो जाता है, विजिबल ही नहीं होता। उस दिन हम बोलते हैं न्यू मून। उसके बाद आपको थोड़ा सा पोर्शन दिखाई देता है, फिर थोड़ा और बड़ा दिखाई देता है, मतलब गायब होने के बाद थोड़ा थोड़ा पोर्शन दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो ये जो पोर्शन होता है मून का जो आपको दिखाई देता है, हम इसे क्रिसेंट शेप बोलते हैं। मून को बोला जाता है क्रिसेंट मून। और धीरे धीरे करके वो बड़ा होता रहता है, लार्जर होता रहता है, ज्यादा लाइट दिखाई देती है। 15 डे फिर से जो व्यू है मून का वो खत्म हो जाता है, मतलब एकदम न्यू मून आ जाता है। तो ये जो डिफरेंट शेप्स हमें मून की दिखाई देती है इसे हम बोलते हैं फेजेस ऑफ द मून। अब ये जो फुल मून से नेक्स्ट फुल मून तक का जो पीरियड होता है ये 29 डेज से थोड़ा सा लंबा होता है, और इसे हम कंसिडर करते हैं एक मंथ। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि यार ये मून जो है ये रोज अपनी शेप क्यों बदलता रहता है? मतलब कभी ज्यादा दिखाई देता है बड़ा, कभी छोटा दिखाई देता है।
कारण ये है कि जो मून है उसकी खुद की लाइट नहीं होती, ये हमें पता है। तो जो सन है उसकी जो लाइट है जब मून पे पड़ती है या दूसरे स्टार्स पे पड़ती है और उसके बाद हमारी आईज तक पहुंचती है रिफ्लेक्ट होके, तो हमें उतना पार्ट ही मून का दिखाई देता है जहां पर लाइट पड़ के सन से हमारे पास रिफ्लेक्ट होती है। और जो मून है वो भी अर्थ के आसपास घूम रहा होता है, तो इसीलिए जो सिर्फ सनलिट पार्ट है आफ्टर फुल मून, आपको वो पार्ट विजिबल होता है अर्थ से, और वो जो साइज है वो कम होता रहता है जब तक वो टोटली डिसअपियर नहीं हो जाता। आप देख सकते हैं कैसे लाइट पड़ रही है सन की मून के ऊपर और फिर हमारे को रात के टाइम पे दिखाई देता है मून। अब इसको प्रूव करने के लिए आप एक एक्टिविटी कर सकते हो। मान लीजिए आपने एक सर्कल बना लिया है, ठीक है, जिसका रेडियस कम से कम नहीं तो 2 मीटर। बीच में आप एक इंसान को खड़ा कर दो और जो सर्कल है उसके ऊपर 8 इक्वल पार्ट्स पे डॉट लगा दो। अब जो आपका फ्रेंड है उसको आपने बोलना है कि भाई तुम एक बॉल पकड़ लो और उसका एक साइड ब्लैक में पेंट होना चाहिए, एक साइड जो है व्हाइट में पेंट होना चाहिए। जो व्हाइट पोर्शन है बॉल का वो हमेशा डायरेक्टेड होना चाहिए टुवर्ड्स द सन। और मान लीजिए आप बीच में खड़े हुए हैं, तो जब आप इस चीज को देखेंगे, बेशक आप इस एक्टिविटी को दोपहर के टाइम पे परफॉर्म कर रहे हैं, व्हाइट पोर्शन बॉल का सन की तरफ रख के, और खास तौर पे जो सन है वो वेस्ट की तरफ को होगा तो वहां पे रखना। तो जब आप रखोगे ध्यान ये रखना कि ब्लैक और व्हाइट पोर्शन के बीच में से जो लाइन है वो वर्टिकल होनी चाहिए। अब आप मान लीजिए सेंटर में खड़े हुए हो उस सर्कल के, तो एक बच्चा जो वो ब्लैक और व्हाइट बॉल के हिस्सों को लेकर रोटेट कर रहा है, तो आप देखेंगे कि जो व्हाइट पोर्शन है उसमें आपको मून की अलग अलग शेप्स दिखाई देंगी, और वो शेप आप अपनी कॉपी में भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये अलग अलग शेप्स है मून की जो सेंटर में खड़े होके आपको दिखाई देती है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो अर्थ, मून और सन है वो जब तो एक पूरी लाइन के अंदर आ जाते हैं तो हमारे पास, जैसे हमने पढ़ा था, अलग अलग फिनोमिना होता है जिसे हम बोलते हैं सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स। लेकिन जैसे हमें पता है कि जो मून है वो अर्थ के आसपास रिवॉल्व करता है, चक्कर लगाता है, और जो अर्थ है वो सन के आसपास चक्कर लगाती है। तो क्या आप गेस कर सकते हो रिलेटिव पोजीशन क्या होगी सन की, मून की, अर्थ की जब फुल मून होता है या न्यू मून होता है? देखिए आप देख सकते हैं जब फुल मून होता है उस टाइम पे सन, अर्थ और आपका जो मून है वो एक्सट्रीम एंड पे होता है। वैसे ही जब न्यू मून होता है तो बड़ी बड़ी सेलेस्टियल बॉडीज है, सन और अर्थ उसके बीच में आ जाता है। अब मैंने इसको ऐसे याद किया हुआ है कि मम्मी पापा के बीच में एक न्यू बॉर्न बेबी जन्म लेता है, तो ऐसे ही जो न्यू मून है वो बड़ी बॉडीज के बीच में होता है न्यू मून के दिन, और जब वो फुल हो जाता है उसे अपना कमरा दे दिया जाता है, इंडिपेंडेंट रूम दे दिया जाता है, तो इसीलिए वो बाहर की साइड को निकल जाता है। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि जो मून है जब वो अर्थ के आसपास चक्कर लगाता है ऐसे करके, जितना टाइम वो लेता है अर्थ के आसपास चक्कर लगाने को, उतने ही टाइम में वो एक रोटेशन पूरी करता है अपनी। तो अलग अलग जगह पे अर्थ के आपको अलग अलग मून का साइड या फेस दिखाई देगा, लेकिन जहां पर आप परमानेंटली रहते हो अगर वहां से आप मून देखो तो आपको एक ही साइड हमेशा मून की दिखाई देगी, यानी कि उसकी बैक साइड नहीं दिखाई देगी। रीजन यही है, दोबारा बोल रही हूं, अर्थ भी रोटेट कर रही है, मून भी रोटेट कर रहा है और अर्थ के आसपास चक्कर लगा रहा है। तो जब मून अर्थ के आसपास रोटेट करता करता रिवॉल्यूशन कर रहा होता है, चक्कर लगा रहा होता है अपने ऑर्बिट में, तो हमेशा उसका वही फेस उस पार्ट ऑफ अर्थ के सामने आता है। ऐसे कुदरत खेलती है। तो क्योंकि रोटेशन और रेवोल्यूशन का जो टाइम है अराउंड द अर्थ वो सेम होता है, इसीलिए आपको एक ही फेस दिखाई देता है मून का, उसकी बैक साइड नहीं दिखाई देती। क्लियर? तो जो रोटेशन होती है वो एक्सिस पे होती है ऐसे करके, और जो रेवोल्यूशन होती है वो ऐसे ऐसे करके होती है। अब बात करते हैं मून के सरफेस की। बहुत सारी स्टोरीज बनी हैं, बहुत सारी पोम्स बनी हैं कि किस तरीके का मून का सरफेस होता है, लेकिन एक्चुअली जब एस्ट्रोनॉट्स ने मून पे लैंड किया तो उनको मून का जो सरफेस है वो डस्टी लगा
और बहुत ज्यादा बैरन लगा। उसके अंदर बहुत बड़े बड़े ना क्रेटर्स थे। क्रेटर का मतलब आप कह सकते हैं खड्डे, बड़े भी थे छोटे भी थे, बहुत ज्यादा नंबर में थे। इसके अलावा वहां पर बहुत तीखे तीखे स्टीप और हाई माउंटेन्स थे, मतलब बिल्कुल तीखे तीखे। और जो माउंटेन्स हैं मून के ऊपर वो इतने हाइट पे हैं जितने आप अर्थ के अंदर देख सकते हैं, मतलब इतने बड़े बड़े माउंटेन्स हैं। पर मून के अंदर ना कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, कोई पानी नहीं होता, तो इसीलिए वहां पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। क्या आवाज ट्रेवल करती है मून के अंदर? हमने पढ़ा था जो साउंड है उसको ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है, लेकिन क्योंकि मून के अंदर मीडियम ही नहीं है तो आवाज ट्रेवल नहीं करती। एटमॉस्फेयर भी तो नहीं एग्जिस्ट करता ना मून में, इसीलिए आवाज भी नहीं ट्रेवल करती। अच्छा, अब हम ये जान लेते हैं कि 21 जुलाई 1969 को इंडियन टाइम के हिसाब से अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने लैंड किया था मून के ऊपर फॉर द फर्स्ट टाइम, और उनके बाद गए थे एडविन एल्ड्रिड। चलिए अब बात करते हैं स्टार्स के बारे में। आपको कुछ और ऑब्जेक्ट्स भी दिखाई देते होंगे नाइट स्काई के अंदर, मतलब स्टार्स के अलावा ना कुछ प्लैनेट्स दिखाई देते हैं, कुछ कॉन्स्टिलेशन दिखाई देती है जिसे हम ग्रुप ऑफ स्टार्स बोलते हैं, जिससे हमारी राशि पता चलती है। इसके अलावा आपको कॉमेट्स दिखाई देते होंगे, एस्टेरॉइड्स दिखाई देते होंगे कभी कभी रात को। तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जो स्टार्स है ना वो सारे के सारे इक्वली ब्राइट नहीं होते। आपने देखा होगा कुछ ज्यादा ब्राइट होते हैं, कुछ कम ब्राइट होते हैं, दिखाई दे जाते हैं रात को। क्या इनका कलर सेम होता है? नहीं, ये बेसिकली वाइट लाइट रिलीज करते हैं, एमिट करते हैं, इसीलिए ये ब्राइट कलर के दिखाई देते हैं। ऑफ कोर्स कुछ जो हैं बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट एमिट करते हैं और कुछ जो हैं वो डिम लगते हैं। तो अगर हम कंपेयर करें सन को, जो बड़ा दिखाई देता है एज कंपेयर टू स्टार्स, ऐसा क्यों है? वो डिस्टेंस मैटर करता है एक्चुअली। आप ऐसे सोचिए कि एक फुटबॉल आपके बिल्कुल पास में पड़ी है और जो एक फुटबॉल है वो आपके थोड़ी डिस्टेंस पे पड़ी है, 100 मीटर के डिस्टेंस पे पड़ी है, तो आपको क्लियरली कौन सी बॉल दिखाई देगी? जो बिल्कुल आपके पास पड़ी है। सेम केस है स्टार्स का भी। जो स्टार्स हैं वो हमसे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स दूर हैं, तो इसीलिए हमें सिर्फ जो स्टार्स हैं वो एक डॉट के तरीके से दिखाई देते हैं। सन और अर्थ का जो डिस्टेंस है बीच में वो कंपैरेटिवली कम है एज कंपेयर टू अर्थ और स्टार्स का जो डिस्टेंस है। आप देख सकते हैं सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है 150,000,000 कितने जीरोस आ रहे हैं? ये किलोमीटर्स में है। हम इसे बोलते हैं 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे है। अब इतने जीरो जीरो तो लिख नहीं सकते, लेकिन आपका समझना बहुत जरूरी है कि जो सन है वो हमारे पास नियरेस्ट स्टार होता है। सन को भी स्टार बोला जाता है। सन के बाद जो नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार होता है उसे हम अल्फा सेंचुरी बोलते हैं। वो अर्थ से कुछ इतने किलोमीटर दूर है। क्या आप इजीली ये किलोमीटर्स पढ़ सकते हो? आई मीन मेरे जैसे इंसान के लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी कि जीरो ही गिनते रह गए। स्टार्स जो है वो अल्फा सेंचुरी से भी दूर है अर्थ से। तो ये जो डिस्टेंस है इसे एक्सप्रेस किया जाता है इन लाइट ईयर्स के बीच में। लाइट ईयर्स क्या होता है? जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है बाय लाइट इन 1 ईयर। अब आप सोचोगे लाइट ईयर, लाइट एक ईयर में जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है, याद ये रखना है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इतनी लाइट की जो स्पीड है वो 1 सेकेंड में होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 8 लाइट मिनट्स, और वैसे ही हमारा जो डिस्टेंस है अल्फा सेंचुरी से वो है 4.3 लाइट ईयर्स। क्लियर हो गया? अब सवाल ये पैदा होता है कि जब स्टार्स से अर्थ तक लाइट आने के लिए इतना टाइम लगता है तो क्या हम एक्चुअली पास्ट में देख रहे होते हैं जब हम स्टार्स को देख रहे होते हैं? एब्सोल्युटली हम पास्ट में देख रहे होते हैं, क्योंकि टाइम ही इतना लगता है कि भाई इतना टाइम लग रहा है, तो हम बेसिकली पास्ट में देख रहे होते हैं। मतलब बहुत टाइम पहले लाइट चली होगी और वो चीज हमें आज की डेट में दिखाई देती है। अब सवाल ये हो जाता है कि क्या स्टार्स आप दिन के टाइम पे भी देख सकते हो या सिर्फ रात के टाइम पे विजिबल होते हैं? देखिए जो स्टार्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं स्काई में डे टाइम में भी,
पर वो विजिबल इसलिए नहीं होते क्योंकि जो सन की लाइट है वो बहुत ज्यादा होती है और हमें जो स्टार्स हैं वो नहीं दिखाई देते क्योंकि सनलाइट बहुत ज्यादा ब्राइट होती है। अच्छा, अब आप एक एक्टिविटी करो, आप किसी प्रोमिनेंट स्टार को या ग्रुप ऑफ स्टार्स को स्काई के अंदर 2 घंटे के आसपास अच्छे से ऑब्जर्व करो, 2 घंटे 3 घंटे ले लो। आप क्या रियलाइज करते हो? क्या जो स्टार्स हैं उनकी पोजीशन चेंज हो रही है या वो वहीं पे अटके हुए हैं? देखिए, जब आप ऐसे करके स्टार या ग्रुप ऑफ स्टार्स को ऑब्जर्व करते हो तो आपको लगेगा कि ये जो स्टार्स हैं ये मूव कर रहे हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये वेस्ट होता है, ये ईस्ट होता है, तो वो बेसिकली मूव करते हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। एक स्टार जो राइज करता है इवनिंग के अंदर ईस्ट से, वो सेट होता हुआ आपको दिखाई देगा मॉर्निंग के अंदर वेस्ट में। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हमें जो स्टार्स हैं वो मूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट? डिफरेंस क्यों हो रहा है? आपको एक एक्टिविटी देती हूँ, आप एक कमरे के अंदर खड़े हो जाओ और एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दो, गोल 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 गोल। क्या आपको जो चीजें हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई दे रही हैं? ये भी छोड़ो, आप ट्रेन में जा रहे हो, जो पेड़ हैं या घर हैं वो आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेम केस वही हो रहा है स्टार्स के साथ। जो अर्थ है वो रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जब अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है तो जो स्टार्स हैं वो हमें ईस्ट टू वेस्ट जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सन भी हम ये बोलते हैं कि वो राइज करता है ईस्ट से और अर्थ रोटेट कर रही है ऐसे करके और वो सेट होता है वेस्ट के अंदर। अब क्लियर हो गया डिफरेंस की हमें स्टार्स अर्थ की डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, एक और एक्टिविटी करते हैं। एक बच्चे के दादाजी ने ये बताया था कि स्काई के अंदर सिर्फ एक स्टार है जो बिल्कुल भी मूव नहीं करता। क्या ऐसा पॉसिबल है? मैं आपको बताती हूँ। वो एक्चुअली अर्थ के नॉर्थ पोल के बिल्कुल ऊपर की तरफ को है, उसे हम पोल स्टार बोलते हैं। इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं, एक अम्ब्रेला ले लो, उसे खोल लो और उसके अंदर आपने कुछ स्टार्स चिपकाने हैं व्हाइट पेपर के बना के। एक जो स्टार है वो आप बिल्कुल बीच में अम्ब्रेला की जहां स्टिक होती है वहां चिपका दो और बाकी के जो स्टार्स हैं उसके कोने पे चिपका दो। अब अम्ब्रेला को जब आप गोल घुमाते हो ऐसे करके तो क्या आपको दिखाई देता है कि जो आसपास वाले स्टार्स है वो मूव कर रहे हैं, लेकिन जो बीच वाला स्टार है वो बिल्कुल स्टेशनरी है। अगर आप अम्ब्रेला को ऐसे घुमाओगे स्टार्स ऐसे घूमेंगे, अम्ब्रेला को ऐसे घुमाओगे तो स्टार्स ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको घूमते हुए दिखाई देंगे। तो वो जो स्टेशनरी स्टार है वो एक्चुअली अर्थ की भी एक्सिस के साथ बिल्कुल मिला हुआ है, इसीलिए हमें ये लगता है कि वो बिल्कुल भी मूव नहीं करता, क्योंकि वो एक्सिस ऑफ रोटेशन, जैसे अर्थ ऐसे ऐसे करके रोटेट कर रही है, वो इसके बिल्कुल ऊपर है, उसे हम बोलते हैं पोल स्टार। क्लियर? अब बात करते हैं कॉन्स्टिलेशन के बारे में। आपने ग्रुप ऑफ स्टार्स देखा होगा। ये जो स्टार्स है एक ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, जो एक शेप बनाते हैं, उसे हम कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। पुराने टाइम पे ये कॉन्स्टिलेशन का यूज किया जाता था स्टार्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए, और जो पुराने लोग हैं वो रिकॉग्नाइज करते थे कि वो देखो वो एक ऐसा इंसान बन रहा है स्टार्स का, वो भालू बन रहा है स्टार्स का, वो चम्मच बन रहा है। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग शेप्स बनाई जाती थी स्टार्स के द्वारा, जो पुराने टाइम पे लोग देखते थे। अब आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो ये जो कॉन्स्टलेशन होता है रात के टाइम पे, और कॉन्स्टलेशन कैसा दिखता है कैसा नहीं दिखता आप यहाँ पे इमेजेस देख सकते हो। कुछ फेमस कॉन्स्टलेशन की इमेजेस, ओरियन हो गया, फिर कैसियोपिया हो गया, लियो मेजर हो गया। तो समर टाइम पे, मतलब गर्मियों के टाइम पे, अर्ली नाइट में, मतलब अभी रात जब शुरू होती है आपको दिखाई देती है फर्स्ट वाली कॉन्स्टलेशन, जिसे हम उर्सा मेजर भी बोलते हैं, बिग डिपर भी बोलते हैं, ग्रेट बियर भी बोलते हैं, इसे सप्तऋषि भी बोलते हैं। सप्तऋषि क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये 7 स्टार्स की कॉन्स्टलेशन होती है। ऐसे लगता है कि अगर आप इसे ध्यान से देखो तो ये एक बड़े क्वेश्चन मार्क जैसी लगती है या चम्मच जैसी लगती है। अब ये जो चम्मच है कॉन्स्टलेशन जो बनाती है, ये बड़े वाला चम्मच होता है, उसे हम लेडल भी बोलते हैं। तो आप देख सकते हो जो 3 स्टार्स है वो हैंडल बनाते हैं और जो 4 स्टार्स हैं वो चम्मच का आगे वाला पोर्शन बनाते हैं जिसको आप मुंह में डालते हो।
तो अगर आप ध्यान से ऐसी कॉन्स्टिलेशन को घंटों तक देखेंगे तो आपको उनकी शेप भी पता चल जाएगी कि कैसी शेप्स बनाते हैं, और ये जो शेप्स बनाई जाती हैं इन्हीं को हम कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। अब अलग अलग कॉन्स्टिलेशन आप अलग अलग मौसम में देख सकते हो। जैसे अगर आपको एक एग्जाम्पल दिया जाए कि उर्सा मेजर के जरिए आप पोल स्टार आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब ये कैसे होगा? सर्दियां चल रही है, 9 बजे का टाइम है और क्लियर नाइट है। आपने क्या करना है, नॉर्दर्न डायरेक्शन में देखना शुरू करना है स्काई की, और वहां पे आइडेंटिफाई करना है अपने उर्सा मेजर को। आप अपने बड़ों की मदद ले सकते हैं इसके लिए। उर्सा मेजर की जो 2 स्टार्स है ना, जो एंड में आपको दिखाई देते हैं, वहां से एक स्ट्रेट लाइन पास होती हुई आप इमेजिन करो। अब ये जो लाइन है ना, जो 2 स्टार्स से निकल रही है, जो 2 स्टार्स का डिस्टेंस है, उसको 5 टाइम्स करके आपने ऊपर की तरफ को देखना है, तो आपको दिखाई दे जाएगा कि वो आपको पोल स्टार के पास लेकर जा रहा है। वैसे ही कुछ देर बाद फिर आप देखोगे उन 2 स्टार्स को ज्वाइन करते हुए, जो कोने पे आपको दिखाई दे रहे हैं, मतलब अलग अलग टाइम पे अलग अलग शेप से अगर आप ज्वाइन करोगे नॉर्थ की साइड को 2 स्टार से सीधी लाइन खींच के, तो आप सीधा पहुंच जाओगे पोल स्टार के ऊपर। तो जो बाकी के स्टार्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड पोल स्टार। आप देख सकते हैं इमेज उर्सा मेजर की कि किस तरीके से वहां से सीधी लाइनें खींच के हमने 2 स्टार से सीधा पोल स्टार तक जाने का रास्ता बना लिया है। अब इम्पॉर्टेंट चीज ये है नोट करने वाली कि जो पोल स्टार है, क्योंकि वो नॉर्दर्न पार्ट में पाया जाता है, तो अर्थ का जो सर्दर्न हेमिस्फीयर है, इक्वेटर के नीचे का जो हिस्सा है, वहां से आपको नहीं दिखाई देगा। कुछ नॉर्दर्न कॉन्स्टिलेशन जैसे उर्सा मेजर हो गई, वो भी आपको नीचे के हिस्से में सर्दर्न हेमिस्फीयर में नहीं दिखाई देगी। अब बात करते हैं ओरियन की। आपने देखा था ओरियन कैसा दिखाई देता है। ये एक वेल नोन कॉन्स्टिलेशन है जो आपको विंटर के टाइम पे लेट इवनिंग्स में दिखाई देती है। बहुत बड़ी होती है, 7 या 8 स्टार्स की बनी होती है। ये ना ऐसी शेप होती है हंटर जैसी, जैसे बीच में आपको 3 स्टार्स दिखाई देंगे जो बेल्ट है हंटर की। ऊपर की साइड पे आपको 4 ब्राइट स्टार्स दिखाई देंगे जो एक क्वाड्रिलेटरल की शेप में होंगे, तो इसे हम हंटर भी बोलते हैं। जो सीरस स्टार है ना, उसे बोला जाता है द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई। वो ओरियन कॉन्स्टलेशन के बहुत पास लोकेटेड होता है। विंटर में आप इसे देख सकते हो, अर्ली विंटर की नाइट में देख सकते हो। आपने क्या करना है, सीरस को लोकेट करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन इमेजिन करनी है जो ओरियन की बेल्ट से निकल रही हो, वो जो 3 स्टार्स है ना वहां से निकल रही हो। उस स्ट्रेट लाइन को अगर आप आगे तक एक्सटेंड करोगे तो आप पहुंच जाओगे सीधा सीरस के ऊपर, जिसे बोला जाता है द ब्राइटेस्ट स्टार। वैसे ही एक और इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिलेशन है जो नॉर्दर्न स्काई में आपको दिखाई देती है, उसे हम बोलते हैं कैसियोपिया। ये विजिबल होती है अगेन सर्दियों के टाइम पे, मतलब अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट में विजिबल होती है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि इमेज में तो इतने सारे स्टार्स दिख रहे हैं, आप तो कभी 5 बोल रहे हो, कभी 7, कभी 8 बोल रहे हो। जो कॉन्स्टिलेशन है उसके अंदर सिर्फ 5 या 10 स्टार्स नहीं होते, उसके अंदर बहुत ज्यादा स्टार्स हो सकते हैं। हमें जो दिखाई देते हैं वो सिर्फ ब्राइट स्टार्स दिखाई देते हैं। जो सारे स्टार्स हैं जो कॉन्स्टिलेशन बनाते हैं वो हो सकता है सेम डिस्टेंस पे ना हो, तो जो हमारी लाइन ऑफ साइट में आ जाते हैं, नजर में आ जाते हैं, हम उन्हें देख पाते हैं क्योंकि उनका डिस्टेंस अलग अलग होता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम के अंदर सन आ जाता है, सेलेस्टियल बॉडीज आ जाती हैं जो रिवॉल्व करती हैं सन के आसपास, उसे हम सोलर सिस्टम बोलते हैं। अब सोलर सिस्टम में सिर्फ सन और प्लैनेट्स नहीं आते, कुछ और बॉडीज हैं जो सन के आसपास चक्कर लगाती हैं। जैसे एक तो मैंने बता दिया प्लैनेट्स, कॉमेट्स होते हैं, एस्टेरॉइड्स होते हैं, मीटियोर्स होते हैं। ये आपस में बंधे हुए इसलिए होते हैं क्योंकि एक ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से जो सन है उनको अपने आसपास रखता है। अर्थ, हमें पता है अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड द सन। वैसे ही हर एक मेंबर जो है सोलर सिस्टम का वो अपने ऑर्बिट में सन के आसपास रिवॉल्व करता है। अर्थ के अलावा 7 और प्लैनेट्स हैं। अब ये जो प्लैनेट्स हैं इन्हें हम अरेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। इनको याद करने का ट्रिक है, आप याद कर सकते हो माई
very excellent mother just served us noodles या nachos, जो आपको पसंद है. फर्स्ट लेटर से मैंने ये एक्रोनिम या सेंटेंस बना दिया है, जिससे आपको इजी हो जाएगा प्लैनेट्स को याद करना. अब आप डायग्राम देख सकते हैं सोलर सिस्टम का, कि जो प्लैनेट्स हैं वो सारे के सारे अपने ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं सन के आसपास. लेकिन आपके दिमाग में ये भी आएगा कि हमने तो 9 प्लैनेट्स के बारे में सुना था, प्लूटो कहाँ गया? प्लूटो भी पहले एक प्लैनेट था, लेकिन 2006 तक उसके बाद इसे प्लैनेट की कैटेगरी से हटा के एक ड्वार्फ प्लैनेट डिक्लेयर कर दिया गया. हुआ ये कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने एक डेफिनेशन दी प्लैनेट के बारे में, और जो प्लूटो था वो इस डेफिनेशन को फिट नहीं कर रहा था, इसीलिए उसे प्लैनेट की कैटेगरी से हटा दिया गया. अब क्या डेफिनेशन दी है मैं क्विकली आपको बता देती हूँ. पहला ये कि प्लैनेट तब होता है कोई सेलेस्टियल बॉडी जब वो रिवॉल्व करता है एक स्टेबल, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में सन के आसपास. दूसरा, उसके अंदर अपनी ग्रेविटी इतनी होनी चाहिए कि वो अपने आप को एक शेप में रख सके, राउंड शेप में, जो भी उसकी शेप है. तीसरा, वो इतना डोमिनेंट होना चाहिए कि अपने आसपास का जो एरिया है वो क्लियर आउट कर सके, मतलब कोई और सेलेस्टियल बॉडीज उसके ज्यादा आसपास ना दिखाई दे. तो ये 3 कंडीशंस होती हैं. अब बात करते हैं सन के बारे में, जो नियरेस्ट स्टार है हमारे प्लैनेट से. ये कंटिन्यूसली बहुत ज्यादा हीट और लाइट एमिट करता है. इनफैक्ट अर्थ पे जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सन ही है, और बाकी सब प्लैनेट्स के लिए भी जो मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट है वो भी सन है. अब सन कैसे हीट प्रोड्यूस करता है? उसके अंदर जो एटम्स होते हैं वो फ्यूज करते हैं, तो न्यूक्लियर फ्यूजन होती है, और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लाइट और हीट प्रोड्यूस होती है. बात यह है कि इंडिया ने आदित्य मिशन सेंड किया था सन की स्टडी करने के लिए. क्लियर? अब हम आगे चलते हैं, प्लैनेट्स के बारे में बात करते हैं. अच्छा, आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ. मान लीजिए अर्थ आप बीच में ले रहे हैं, उससे जो पहले वाले प्लैनेट्स हैं, अर्थ से पहले वाले, उन्हें हम इंफीरियर प्लैनेट्स बोलते हैं, और उसके जो बाद वाले हैं जैसे मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, इनको हम बोलते हैं सुपीरियर प्लैनेट्स. एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्स और जुपिटर के बीच में ना एक इस तरीके की रिंग है जिसके अंदर बहुत छोटी छोटी रॉकी बॉडीज है, जिसे हम एस्टेरॉइड्स बोलते हैं. वो प्लैनेट की डेफिनेशन फुलफिल नहीं करती, लेकिन मार्स और जुपिटर के बीच में मिलती है, याद रखना. और बोला ये जाता है कि हो सकता है यहाँ पर पहले एक प्लैनेट था जो टूट गया है, या ये जो बॉडीज हैं ये इकट्ठी होके किसी टाइम पे एक प्लैनेट को बनाएंगी. तो चलिए अब डिस्कस करते हैं हम प्लैनेट्स के बारे में. क्या प्लैनेट स्टार्स जैसे दिखते हैं? क्या उनकी अपनी लाइट होती है? क्या वो सनलाइट उन पे जो पड़ती है सिर्फ वो रिफ्लेक्ट करते हैं? क्या हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं प्लैनेट्स और स्टार्स को? चलिए इसका आंसर मैं आपको देती हूँ. सिंपल डेफिनेशन ये है कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो स्टार्स से अलग होते हैं. स्टार्स ट्विंकल करते हैं जब उनके ऊपर सनलाइट पड़ती है, प्लैनेट्स ऐसा कुछ नहीं करते. प्लस जो प्लैनेट्स हैं उनकी पोजीशन चेंज होती रहती है विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्स. जैसे सन का एग्जांपल ले लो, प्लैनेट्स उसके आसपास घूमते हैं. अब प्लैनेट का एक डेफिनाइट पाथ होता है, फिक्स्ड पाथ होता है, जिसे हम ऑर्बिट बोलते हैं, जिसमें वो सन के आसपास रिवॉल्व करता है. हर प्लैनेट ये एक रेवोल्यूशन को पूरी करने के लिए अलग अलग टाइम लेता है. तो एक ऐसे चक्कर लगाने को हम बोलते हैं पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन. अगर कोई प्लैनेट सन के पास है तो उसका जो डिस्टेंस है वो कम होगा, जल्दी रेवोल्यूशन लेगा. अगर कोई प्लैनेट सन से दूर है तो डेफिनेटली वो ज्यादा टाइम लेगा रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए. तो सोचना ये है कि आखिरकार ये आपस में बजते तो नहीं है, कोलाइड तो नहीं करते. अब मान लीजिए आपका एक फ्रेंड जो है बिल्कुल बीच में खड़ा है, सेंटर में ग्राउंड के, वो सन है. उसको सेंटर मान के आप 1 मीटर रेडियस का एक चक्कर बना लो, 1.8 का बना लो, 2.5 का बना लो, 3.8 का बना लो मीटर का, और सब बच्चे उसमें सर्कल कर रहे हैं. कोई एक दूसरे में आके हिट तो नहीं ना कर रहा. तो डेफिनेटली क्योंकि ये अपने तरीके से सर्कल कर रहे हैं, अपने पाथ पे कर रहे हैं, तो ये कोलाइड नहीं करेंगे. ध्यान ये रखना कि अपने फ्रेंड्स को बोलना कि भाई तुम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलोगे, इस तरीके से चलोगे, ठीक है, तो वो कोलाइड नहीं करेंगे. एक और चीज हम लोगों ने डिस्कस करनी है, रोटेशन क्या होता है. जब
कोई भी चीज अपने एक्सिस पे घूमती है उसे हम रोटेशन बोलते हैं। ऐसे ऐसे करके गोल गोल घूमती है। जैसे आप एक टॉप को छोड़ देते हो ना, वो अपने एक्सिस पे घूम रहा होता है, उसे हम रोटेशन बोलते हैं। कुछ प्लैनेट्स जो होती हैं उनकी अपनी सैटेलाइट्स होती हैं। अर्थ के आसपास एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसे हम मून बोलते हैं, और अर्थ की अपनी मैनमेड सैटेलाइट्स भी हैं जिन्हें हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बोलते हैं। वो हम डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं, मिनरल्स का पता लगाने के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए, अलग अलग चीजों के लिए, जीपीएस के लिए, सबके लिए यूज किया जाता है। तो सवाल ये आ जाता है कि मून अर्थ के आसपास घूम रहा है, मून अर्थ की सैटेलाइट हो गया, क्या अर्थ सन की सैटेलाइट है क्योंकि वो सन के आसपास घूम रहा है? वेल, आप कह सकते हो, लेकिन सैटेलाइट्स जो हैं वो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं जनरली जो प्लैनेट्स के आसपास घूमती हैं। अब अलग अलग प्लैनेट्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, एस्टेरॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे, मीटियोर, मीटियोराइट्स और कॉमेट्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको ये क्लास समझ में आ गई है तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। हम फिर से मिलेंगे। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।